Assalamu alaikum viewers. Today we discuss about the defects of Bohr's atomic model. इससे पहले हमने बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा। हमने देखा कि कैसे बोर ने एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को, आयनाइजेशन एनर्जी को या स्टेबिलिटी ऑफ एटम को उसने एक्सीलेंटली एक्सप्लेन किया। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की तरह के जो दूसरे एटम्स हैं जैसे He+ है, Li+2 है या Be जो है B+3 है, यानी ये यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हमने कहा था एक्सीलेंटली एक्सप्लेन करता है बोर। तो बोर के डिफेक्ट्स में पहला डिफेक्ट यही है कि ये जो है बोर का मॉडल, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हमारे पास अगर कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जैसे हमारे पास सपोज वी हैव हीलियम, वी हैव लिथियम, वी हैव बेरिलियम, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इनको ये बोर का मॉडल जो है वो उसके इनके स्पेक्ट्रम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो ये इसका फर्स्ट डिफेक्ट है। दूसरा डिफेक्ट ये है कि जब हमने ये जो हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर का हमने इस्तेमाल किया, तो जो इंडिविजुअल लाइंस थी, जो लाइन स्पेक्ट्रम था एटम का, उसमें इंडिविजुअल लाइंस जो थी वो स्प्लिट अप हो रही थी नंबर ऑफ़ क्लोजली स्पेस्ड लाइंस में। यानी वो एक लाइन बता रहा था लेकिन वो नंबर ऑफ़ क्लोजली स्पेस्ड लाइन में स्प्लिट अप हो रही थी। सपोज हमारे पास जैसे एक बाल्मर सीरीज में H है, तो H की 5 कंपोनेंट लाइन में क्या हो रही है, स्प्लिट अप हो रही है। इसका मतलब है वो जो एक लाइन बता रहा है रियल में वो एक लाइन नहीं थी बल्कि वो नंबर ऑफ़ क्लोजली स्पेस्ड लाइन है। इनको हम क्या रहते हैं, फाइन स्ट्रक्चर क्या रहते हैं या मल्टीपल लाइंस क्या रहते हैं। तो बोर थ्योरी जो है ये फाइन स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बताती। ये एक लाइन का नंबर ऑफ़ लाइन में स्प्लिट अप हो जाने से ये बात भी पता चलती है कि एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही काफ़ी नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने के लिए। सो उसके बाद बाकी क्वांटम नंबर भी डिस्कवर हो गए या बाकी क्वांटम नंबर की भी ज़रूरत है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने के लिए। तीसरा डिफेक्ट ये है कि जो बोर के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवाल्व कर रहा होता है, सर्कुलर आर्बिट में रिवाल्व कर रहा होता है, लेकिन हम अगर देखें जो मॉडर्न रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये बात प्रूव किया कि जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है न्यूक्लियस के अराउंड वो सर्कुलर पाथ में नहीं है बल्कि वो 3 डायमेंशनल स्पेस में है। यानी बोर ने एक फ्लैट मॉडल दिया था, तो रियल में फ्लैट मॉडल नहीं है बल्कि 3 डायमेंशनल मॉडल है। फिर उसका चौथा डिफ़ॉल्ट ये था कि जब ये जो एटम है, एटम को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं तो कुछ न्यू लाइंस क्रिएट हो रही होती हैं। यानी अगर जो एटम का स्पेक्ट्रम था अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएं तो कुछ न्यू लाइंस जो है वो क्रिएट हो रही थी। इनको, इस इफेक्ट को हम कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास सोडियम स्पेक्ट्रम है, अगर हम इसे वीक मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं तो एक सिंगल लाइन स्प्लिट अप हो जाती है 2 कंपोनेंट लाइंस में मैग्नेटिक फील्ड में जब हम स्पेक्ट्रम को लेके गए। इस तरह हम कहते हैं कि अगर जो है इसी सिमिलरली अगर हम कहें कि जब एमिशन स्पेक्ट्रम जो है एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम का अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाएं तो तब भी वो क्या हो रहा है, वो लाइन स्प्लिट अप हो रही होती हैं और इनको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। अब जो है ये जो बोर का मॉडल था वो ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो लिहाजा ये हमारे पास कुछ डिफेक्ट्स थे। अब समरफील्ड एक साइंटिस्ट आया जी, उसने मॉडिफिकेशन की बोर एटॉमिक मॉडल में, उसने ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन किया समरफील्ड ने 1915 में, और उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एलिप्टिकल आर्बिट में रिवाल्व कर रहते हैं। ये देखें ये एलिप्टिकल आर्बिट हैं और उनमें न्यूक्लियस जो होता है वो किसी एक्लिप्स के यहाँ एक एंड पे, एक फोकाई पे न्यूक्लियस मौजूद होता है और इलेक्ट्रॉन वहाँ ऐसे 3 डायमेंशनली न्यूक्लियस के बाहर क्या कर रहते हैं, रिवाल्व कर रहते हैं। यानी ये खाली एक जगह पे नहीं होते बल्कि वो 3 डायमेंशनल मूवमेंट कर रहते हैं और जो न्यूक्लियस होता है उसको सारी साइड से जो होता है इलेक्ट्रॉन ने कवर किया होता है। ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है समरफील्ड एटॉमिक मॉडल इसे कहते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन हमसे रेलिवेंट इतनी है, हमारे सिलेबस में इतनी है। ओके, थैंक यू।